एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 27 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T x2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उसका राइट आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगर बात करें पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, ये आपका यूपी में स्थित है, बिल्कुल नेपाल और भारत के बॉर्डर पर। 2008 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या है आपका 50, और ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व था ये भारत का 45वां टाइगर रिजर्व था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय T x2 पुरस्कार क्या है और ये अभी पीलीभीत को क्यों दिया गया है। दोस्तों, होता क्या है, 2012 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होती है इसी टाइगर के प्रिजर्वेशन के लिए, और जो होती है दोस्तों रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर। कहाँ पर होती है? सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर। इसको दोस्तों ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जब ये 2012 में बैठक होती है तो इसी में आपका बाघों के, टाइगर के संरक्षण, प्रिजर्वेशन के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसे आपका सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके तहत आपका ये रेजुलेशन किया जाता है कि 2022 तक ये जो 13 कंट्रीज थे जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग जो समिट हुआ था उसमें शामिल हुए थे, ये 13 कंट्रीज आपका एक रेजुलेशन पे साइन करते हैं, और इसमें ये कहते हैं कि 2020 तक वो अपने देश में बाघों की संख्या को क्या करेंगे? दोगुनी करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि इसी सेंट पीटर्सबर्ग समिट में ये आपका फैसला लिया जाता है कि जो भी देश या जो भी टाइगर रिजर्व आपका बाघों की संख्या को क्या करेगा? दोगुनी करेगा, उसको आपका एक पुरस्कार दिया जाएगा, जिस पुरस्कार का नाम रखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय T x2 पुरस्कार। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो सवाल है कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र किससे संबंधित है, यानी किससे रिलेटेड है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा कि बाघों की संख्या दोगुनी करने से। कब तक? 2022 तक। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि तो सर ये जो पीलीभीत है इसको आपका अभी ये T x2 पुरस्कार क्यों मिला है? इसको भी क्लियर कर लेते हैं। होता क्या है, 2014 का माफ करिएगा, जब 2014 का टाइगर सेंसस आता है तो उस समय पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या कितनी होती है? 25। अब ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 2018 का टाइगर सेंसस यानी बाघों का जो जनगणना है उसको जारी किया गया है, और ध्यान रखिएगा इसमें आपका पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है वहाँ टाइगर्स की संख्या हो गई है 65, यानी दोगुनी से अधिक। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसी के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय T x2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पीलीभीत टाइगर को, क्योंकि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय T x2 पुरस्कार दिया जाता है वो टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए ही प्रदान किया जाता है, और इसीलिए आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारत के टाइगर सेंसस 2018 की, ठीक है ना, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा भारत में टाइगर्स की जो टोटल संख्या हो गई है वर्तमान में वो हो गई है दोस्तों 2967। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, यानी 2967 ये टोटल आपका जनसंख्या हो चुकी है बाघों की भारत में। और विश्व में सर्वाधिक जो टाइगर पाए जाते हैं वो भी दोस्तों वर्तमान में भारत में ही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर बात करें भारत के स्टेट की तो सबसे अधिक टाइगर भारत में मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। जबकि दूसरा
स्थान है आपका कर्नाटक का और तीसरा स्थान है आपका उत्तराखंड का। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं से आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अब सवाल पूछ सकते हैं आप, भैया टाइगर रिजर्व क्या है, ये भी बता देते हैं। टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए यानी टाइगर के प्रिजर्वेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है और ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और ध्यान रखिएगा, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना होती है 1936 में। इसका पुराना नाम होता है हैली नेशनल पार्क, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर 50 टाइगर रिजर्व में देखें तो सबसे अधिक संख्या वर्तमान में टाइगर्स की इसी जिम कॉर्बेट में आपका संख्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो जिम कॉर्बेट है यहीं से आपका टाइगर प्रोजेक्ट की क्या होती है, शुरुआत होती है। और ये उत्तराखंड के 2 जिलों, एक है आपका नैनीताल, दूसरा है आपका पौड़ी, इन 2 जिलों में क्या है, विस्तारित है, फैला हुआ है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किस देश के राजकुमार को नोबेल शांति 2021 के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है अबू धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को। अब ये जो 2 व्यक्ति आपको सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, इन्हीं को आपका क्या किया गया है, नोबेल के लिए नामित किया गया है। अगर बात करें आपका दोस्तों यूएई की, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा आपसे कि अबू धाबी के राजकुमार। अब नीचे देखेंगे दोस्तों कि ये आपका यहाँ के राष्ट्रपति भी हैं, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति भी हैं और अबू धाबी के राजकुमार हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है और अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अबू धाबी के राजकुमार आपने आंसर में लिखा है, नीचे आपका ये राष्ट्रपति हैं। इस आपका दोस्तों कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, जैसे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश वर्तमान में, ठीक है ना, वैसे ही दोस्तों इस यूएई में 7 क्या हैं आपका अमीरात हैं, यानी यहाँ पर राज्यों को अमीरात कहा जाता है और उसमें जो सबसे बड़ा अमीरात है वो है आपका अबू धाबी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो अबू धाबी है, अबू धाबी के जो प्रिंस होते हैं वही आपका यूएई के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होते हैं। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान रखिएगा, जो दुबई का राजा होता है, ठीक है ना, काय का दुबई का राजा, दुबई दोस्तों विश्व का बहुत फेमस आपका क्या है सिटी है और आपका एक हिसाब से कहें तो पश्चिम एशिया का बहुत ही फेमस स्थान है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो दुबई है, दुबई का जो राजा होता है वही आपका यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यानी संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जहां पर संविधान होता है और राजा उसी संविधान के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। कहने का मतलब राजतंत्र का मतलब ये होता है दोस्तों जहां का अध्यक्ष वंशानुगत चुना जाए, यानी कोई निश्चित समय के लिए जनता के द्वारा उसका चुनाव ना हो, बल्कि वंशानुगत का मतलब ये है कि जैसे अभी अबू धाबी के जो प्रिंस हैं यानी उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये आप का अगर अभी प्रिंस हैं तो इनके बाद इनके पुत्र भी क्या बनेंगे, प्रिंस बनेंगे, उनका अगला पुत्र भी प्रिंस बनेगा। कहने का मतलब कि डायनेस्टी वाइज ये लोग क्या रहेंगे, राजा रहेंगे, यहाँ के प्रमुख रहेंगे। अब ध्यान रखिए दोस्तों, लेकिन ये राजा के लिए भी कुछ क्या होंगे, वहाँ पे कानून होंगे, संवैधानिक नियम होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे और इसी रूल रेगुलेशन के आधार पर आपका वहाँ का शासन चलेगा। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी
संवैधानिक राजतंत्र। आई होप आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भैया इनको जो नामित किया गया है वो शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है 2021 के लिए। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर क्या अब इनको नोबेल मिल ही जाएगा? देखो दोस्तों, बिल्कुल अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ अभी तो ये नॉमिनेट हुए हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर क्या हम भी नॉमिनेट हो सकते हैं क्या आपका नोबेल प्राइज के लिए? अब दोस्तों इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है, ध्यान रखिएगा। इसके रूल रेगुलेशन में जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपका अगर किसी व्यक्ति का नॉमिनेट करना है नाम, ठीक है ना, तो आपका उसका पहला रेगुलेशन ये है दोस्तों, पहला रूल ये है कि जो नॉर्वे के संसद के सदस्य द्वारा कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट हुआ हो, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर नॉर्वे का जो संसद का सदस्य है वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है नोबेल प्राइज़ देने के लिए। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो आपका फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी, किसी भी क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और दूसरा, जिसे ऑलरेडी आपका नोबेल प्राइज मिल चुका हो शांति का, वही व्यक्ति किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज देने के लिए नॉमिनेट कर सकता है, यानी उसका नाम आपका जो नोबेल काउंसिल होती है उसके पास भेज सकता है, ठीक है ना। अब क्या होता है दोस्तों, जब नोबेल काउंसिल के पास ये नाम भेजते हैं तो उनमें से आपका वो क्या करती है, फरवरी माह में कुछ छांटती है, ठीक है ना। उसके बाद होता क्या कि किसे नोबेल देना है, फिर उसके बाद जो नॉर्वे की संसद होती है, स्वीडन की संसद होती है, वहाँ पर आपका क्या होती है, वोटिंग होती है, ठीक है ना। वोटिंग होने के बाद फिर अक्टूबर माह में इसकी घोषणा होती है और दिसंबर में आपका इसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर बात करें हम लोग अभी इनको भैया क्यों दिया गया है, यानी कहने का मतलब ये जो दो व्यक्ति हैं बेंजामिन नेतन्याहू और आपका मोहम्मद बिन अल नह्यान, इनको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है। अब आते हैं उस पॉइंट पे। सबसे पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक व्यक्ति होते हैं लॉर्ड डेविड। कौन होते हैं, लॉर्ड डेविड। इन्हीं के द्वारा इन दो व्यक्तियों का नाम नॉमिनेट किया जाता है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये कौन है। ये एक्चुअली में ऑलरेडी शांति के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित व्यक्ति हैं। ये आयरलैंड के हैं और आयरलैंड संघर्ष को शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए इनको शांति का नोबेल दिया जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इन दोनों को क्यों नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि कुछ तो अच्छा काम किया होगा इन्होंने। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे हम लोग अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अब्राहम अकॉर्ड है वो एक्चुअली में यूएई के द्वारा इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देना है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर क्या इससे पहले ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, आपका इजराइल है, क्या वो देश नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन आपका जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको मान्यता देने से बिल्कुल मना कर दिया था। अब क्यों मना किया था, आपका ये भी सवाल हो सकता है। इसको भी बता देते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है दोस्तों तो आपका जर्मनी में हिटलर के द्वारा यहूदियों का, ठीक है ना, क्योंकि इजराइल एक यहूदी कंट्री है, यहूदियों का नरसंहार किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है ना, किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा। और जगह जगह भी उनके साथ इस तरीका का व्यवहार होता है। होता क्या है उस समय, क्योंकि जो ज्यूइश थे, यानी कहने का मतलब दोस्तों जिन्हें ये लोग अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, ये माना जाता है कि इनका जन्म फिलिस्तीन के एक स्थान था, यरूशलेम, वहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब आपका इनको वहाँ से मारा जाता है, भगाया जाता है, तो विश्व के जो ज़्यादातर आपका यहूदी होते हैं, जूइश होते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं, फिलिस्तीन आ जाते हैं। अब दोस्तों ये जो आपका जूइश लोग होते हैं, जब ये फ़िलिस्तीन में आते हैं तो आपका ये इस तरीके से काम करते हैं कि फ़िलिस्तीन को ही लगभग आपका इन्होंने मिटा के छोड़ दिया, ठीक है ना। आज बात करें गाजा और एक दो जगह हैं, गाजा पट्टी के अलावा आपका पूरा का पूरा किसने कब्जा कर लिया है, इजराइल ने कब्जा कर लिया। दोस्तों ये इसके बाद आपका पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं और आज पूरी दुनिया इनके खुफिया एजेंसी
मोस्ताद का आपका लोहा मानती है। साथ में इनका जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो विश्व के ज़्यादातर देशों में है, ज़्यादातर आपका भारत में भी हम इक्विपमेंट्स इनके बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। यूएसए भी इनका लोहा मानता है, अन्य कंट्रीज़ भी इनका लोहा मानते हैं। कुल मिला के फ़िलिस्तीन को इन्होंने बहुत ही आपका जो है कमज़ोर स्थिति में ला दिया है और अभी इज़राइल दोस्तों विश्व के पावरफुल कंट्रीज़ में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये होता क्या है कि जब यहाँ पर जूइश लोग आते हैं और ये अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ या मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं वो आपका इसको देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। क्यों मान्यता नहीं देते हैं? क्योंकि दोस्तों जो फ़िलिस्तीन है वो आपका मुस्लिम बहुल क्या है, एक राष्ट्र है। तो इस वजह से आपका इन्होंने इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। अब ध्यान रखिएगा, अभी जब अब्राहम अकॉर्ड होता है तो इसके तहत यूएई के द्वारा इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दी जाती है। इसी को हम अब्राहम अकॉर्ड भी कहते हैं। और अभी आपका टोटल 4 गल्फ़ कंट्रीज़ ने यूएई के साथ आपका इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। एक तो हो गया आपका यूएई, दूसरा था आपका कौन, बहरीन, और तीसरा था आपका मिस्र। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और चौथा है आपका जॉर्डन। इन्होंने आपका इज़राइल को एक देश के रूप में क्या दे दी है, मान्यता दे दी है। और बसते आपका इसमें किसने मध्यस्थता की, यूएसए ने की। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। तो इसी के लिए आपका इनको सिफारिश की गई है कि इनको क्या दिया जाए, शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाए। कब का, 2021 का। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको पूरी की पूरी अच्छे से समझ आएगी। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है 1901 में। एक आपका दोस्तों स्वीडन के वैज्ञानिक होते हैं, केमिकल इंजीनियर होते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 में इसको स्थापित किया जाता। होता क्या है दोस्तों, 1895 में अल्फ्रेड नोबेल एक वसीहत लिखते हैं। वसीहत कहने का मतलब विल, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जब ये वसीहत लिखते हैं तो उस वसीहत में कहते हैं कि भैया जो मेरा संपत्ति वगैरह है, धन वगैरह जो मैं अपने जीवन में इकट्ठा किया है, उस धन का जो ब्याज होगा, उस ब्याज को आपका इन फ्यूचर में कोई व्यक्ति बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है तो उनको उस क्षेत्र में क्या दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए। जो मेरा ब्याज का पैसा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं 10 करोड़ के समथिंग में आपका जो है एक व्यक्ति को कहने का नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बंदे के पास कितनी बड़ी संपत्ति होगी। दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज की थी, उसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, डायनामाइट की। ठीक है ना, एक विस्फोटक के रूप में आपका यूज़ करते हैं परमाणु बम वगैरह वगैरह में। तो डायनामाइट की आपका जो है खोज किसके द्वारा की जाती है, इसी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में। कब की जाती है, 1867 में। और जब 1901 में इसकी स्थापना होती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुरुआत में आपका भौतिकी यानी फिजिक्स, साहित्य, रसायन, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना, यानी टोटल आपका जो है 5 क्षेत्रों में इसको दिया जाता था। लेकिन ध्यान रखिएगा 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देने की इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया, नोट कर लीजिएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ देने की जो शुरुआत होती है वो आपका 1969 में होती है। इस पॉइंट को दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा किसी एक क्षेत्र में नोबेल अधिकतम एक बार में 3 लोगों को दिया जा सकता है और मरणोपरांत आपका नोबेल प्रदान नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर बात करें आपका भारत के जो नोबेल विजेता हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा भारत के जो पहले नोबेल विजेता होते हैं उनका नाम होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए, गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे और प्रथम भारतीय भी थे जिन्हें आपका नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। अगर प्रमुख में बात करें तो सीवी रमन को भी आपका फिजिक्स का नोबेल मिला था 1930 में। इनके आपका
रमन प्रभाव के लिए, ये भी अच्छे से याद रखेगा। उसके बाद दोस्तों मदर टेरेसा, शायद आपने नाम सुना ही होगा, आपका 1979 में, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इनको शांति का नोबेल मिला था इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए। और उसके बाद दोस्तों अमर्त्य सेन, शायद आपने नाम सुना होगा, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, कब दिया जाता है दोस्तों, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किया जाता, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, भारतीय, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा आपका 2014 में कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे जिनको आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने 26 नवंबर को एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए मांग की है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों जब आप संविधान दिवस पर ये संबोधित कर रहे थे तो उस समय आपका मोदी जी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए मैं अपने देशवासियों से मांग करता हूँ। अब ये क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव? सबसे पहले तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में एक चुनाव होता है संसद का, ठीक है ना, क्या होता है, संसद का, और दूसरा चुनाव होता है आपका विधानसभा का। किसका होता है? विधानसभा का। अब ध्यान रखिएगा, जब हम संसद के लिए यानी प्रधानमंत्री चुनने के लिए अपना मतदान करते हैं तो हम अपना क्या चुनते हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहने का मतलब आपका सांसद चुनते हैं। और जब आपका मुख्यमंत्री चुनने के लिए हम वोट देते हैं तो वो देते हैं दोस्तों हम विधायक को यानी एमएलए को, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपको अच्छे से ध्यान होगा कि भारत में ये दोनों चुनाव यानी संसद का जो चुनाव होता है वो अलग टाइम पे होता है और विधानसभा का चुनाव अलग अलग राज्यों में डिफरेंट आपका जो है टाइम पर होता है। अब मोदी जी का ये कहना है कि भैया ये जो सांसद के चुनाव यानी संसद के प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए चुनाव होते हैं और साथ में मुख्यमंत्री यानी विधानसभा आपका निर्वाचित करने के लिए जो चुनाव होते हैं, ये दोनों चुनाव आपका एक साथ हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि विधानसभा के भी और लोकसभा के भी यानी राज्यों का भी और केंद्र की सरकार के चुनाव भी एक साथ होने चाहिए। यही है दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो पहला क्या है दोस्तों कि आपका इससे जो सरकार का खर्चा है वो बहुत कम लगेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आपका जो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, कोई मंत्री होता है, कोई कुछ होता है, तो वो अगर एक बार चुनाव हो जाएगा तो जगह जगह आपका उनको जाने से कहीं ना कहीं आपका नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और नहीं जाना पड़ेगा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब चुनाव होता है, मान लो अभी आपका बिहार में चुनाव हुआ, ठीक, जो मंत्री वगैरह होंगे वो बिहार में चुनाव के लिए जाएंगे, चुनाव प्रचार के लिए। अब कुछ दिन में आपका यूपी में चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, फिर वहां जाएंगे। तो भैया जो दायित्व सरकार को दे रखा है जनता ने, वो काम कब करेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका इसके फायदे हैं, लेकिन दोस्तों इसके बहुत नुकसान भी हैं। पहली बात तो ध्यान रखिए दोस्तों, होता क्या, अगर साथ में एक साथ चुनाव हो गए तो क्षेत्रीय मुद्दे तो गायब हो जाएंगे और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी गायब हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमें भारत पाकिस्तान पर ही वोट देना होगा, अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर वोट नहीं देना होगा। तो आपका इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आपका दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पर तो ये मुश्किल है, क्योंकि इसमें संवैधानिक अड़चन भी है, क्योंकि अगर 50% जो स्टेट हैं ये सहमति नहीं देंगे तो आपका ये कानून बन ही नहीं सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग हम लोग सक्सेस कर पाए। तो ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इन फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन मोदी जी ने बात कही है तो दोस्तों इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में 26/11 के आतंकवादी हमले की वर्षगांठ मनाई गई। यह घटना हुई दोस्तों 26 नवंबर 2008 को। अब होता क्या है दोस्तों, 26 नवंबर 2008 को लश्कर ए तैयबा के कुछ आतंकवादी होते हैं जो मुंबई स्थित ताज होटल में इस तरीके से आपका क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं और इस ताज होटल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें 166 लोगों की क्या होती है, जान जाती है। और साथ में आपका हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारी सुरक्षा करते हुए हमारे देश के 16 आपका जो जवान होते हैं, जाबाज जवान होते हैं, वो आपका शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन लोगों को, इन शहीदों
शहीदों को नमन। और ध्यान रखिएगा ये आपका 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और दोस्तों आपका ये बहुत बड़ा भारत पर हमला था, आतंकवादी हमला था लश्कर ए तैयबा का। बाद में अजमल कसाब नामक एक आतंकवादी पकड़ा गया जिसने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के द्वारा ही हमको क्या कर रखा है यहाँ पर, यानी हमला करने के लिए भेज रखा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने आपका यानी हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति देते हुए हमारी रक्षा की, इनको आपका दिली श्रद्धांजलि। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में 2021 के लिए किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया? ये है दोस्तों जल्लीकट्टू। ये एक्चुअली में दोस्तों मलयालम फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं लिजो जोस पेलिस्री। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, पक्का पूछा जाएगा। अब दोस्तों ये एक्चुअली में ऑस्कर क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऑस्कर अवार्ड है ये 1929 में स्थापित होता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। और ये आपका नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज यूएसए के द्वारा दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रति वर्ष फरवरी में अमेरिका में एक कोडेक थिएटर है, वहीं पर आपका इसको प्रदान किया जाता है। अगर बात करें ऑस्कर में भारत की, तो ऑस्कर के लिए नामित होने वाले जो प्रथम भारतीय फिल्म थी वो थी आपका मदर इंडिया 1957। इसके निर्देशक होते हैं महबूब खां। और 1958 में मदर इंडिया को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में आपका नामांकित किया जाता है और ये नामांकित होने वाली पहली फिल्म भी होती है भारत की। और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय जो महिला होती है उनका नाम होता है दोस्तों भानु अथैया। क्या होता है? भानु अथैया। इस पॉइंट को भी आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और सत्यजीत रे प्रथम भारतीय थे, सत्यजीत रे प्रथम भारतीय थे जिन्हें आपका उनके फिल्मों में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है आपका इस संस्था के द्वारा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और बाद में फिर जय हो के लिए आपका AR रहमान है और साथ में आपका गुलजार है, उनको भी दोस्तों आपका इसको प्रदान किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट को, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्लीकट्टू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं सर कि जल्लीकट्टू है क्या चीज़ और ये आपका जो है क्यों इतना ज़्यादा चर्चाओं में होता क्या है दोस्तों? ये जल्लीकट्टू पर ही एक फिल्म बनी है। जल्लीकट्टू एक्चुअली में दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु का अगर पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो एक स्थान है आपका दोस्तों मदुरई। ठीक है ना, तो मदुरई में आपका पोंगल के समय, यानी तमिलनाडु में पोंगल के समय एक त्योहार आयोजित किया जाता है जिसका नाम होता है दोस्तों जल्लीकट्टू। ठीक है ना, इसमें आपका बैलों को कुल मिला के एक पागल टाइप का किया जाता है, उनको कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिससे वो क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए। ठीक है ना, जब ये गुस्सा होते हैं तो उसके बाद आपका इनको दौड़ाया जाता है और इनको जब दौड़ाते समय जो व्यक्ति क्या करता है, इनके सींग को पकड़ लेता है और इनको कंट्रोल कर लेता है, तो उसको बाद में आपका जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आपका इसको बैन करने के लिए आपका डिसीजन दे दिया था, लेकिन बाद में दोस्तों इसको क्या करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को फिर अपना डिसीजन ही वापस लेना पड़ा। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये जो जल्लीकट्टू है, जल्लीकट्टू एक्चुअली में तमिलनाडु में मनाए जाने वाला त्यौहार है। इसी त्यौहार पर आधारित आपका एक फिल्म बनाई गई है जिसे ऑस्कर के लिए भारत के द्वारा नामित की गई है। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में भगवान विष्णु को समर्पित 1300 साल पुरानी मंदिर की खोज किस देश में हुई है? ये पाकिस्तान के खैबर पख्तून नामक जगह पर हुई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस्लामाबाद आपको पता होगा, PM इमरान खान है, राष्ट्रपति आरिफ मोहम्मद अलवी है और मुद्रा आपका यहाँ की भी क्या है दोस्तों, रुपया है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने ब्रह्मोस मिसाइल के भूमि संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये किया दोस्तों DRDO। अगर बात करें DRDO की तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब रक्षा एवं अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1958 में होती है, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और अध्यक्ष हैं आपका G सतीश रेड्डी। ये है दोस्तों आपका ब्रह्मोस, जिसे अभी हाल ही में सफल परीक्षण कर रखा है DRDO ने। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा उन्नत संस्करण है और इसकी जो दूरी है वो आपका 400 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो ब्रह्मोस नाम पड़ा है वो आपका भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और
रशिया की एक नदी है जिसका नाम है मास्कोस। इन दोनों को मिलाकर आपका इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस्त्र। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा और साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंडिया और रशिया ने संयुक्त रूप से बनाया है ब्रह्मोस्त्र को, इसीलिए इसका नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया। और दुनिया की दोस्तों ये बहुत ही तेज क्रूज मिसाइल है और आपका ये शिप से भी क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जाता है। इसकी जो गति है 2.8 मैक। अब मैक का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसकी गति साउंड से भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, मैक में उसको मापा जाता है। और अभी जो ये ब्रह्मोस्त्र आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक देश ने भारत से पेशकश की है कि वो हमें क्या कर दे, ब्रह्मोस्त्र भेज दे, ठीक है ना, तो वो है आपका दोस्तों ब्राज़ील, जिसने अभी भारत को ब्रह्मोस्त्र आपका जो है यानी देने के लिए रिक्वेस्ट किया। भारत देता है या नहीं देता है वो आपका दोस्तों बात की बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको वनडे एग्जाम के लिए जरूर याद रख लीजिएगा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये चुना गया है ग्रेग बार्कले को। किसको चुना गया है, ग्रेग बार्कले। ये है दोस्तों आपका ग्रेग बार्कले, और ग्रेग बार्कले को शशांक मनोहर के स्थान पर चुना गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के आपका पूर्व क्रिकेटर हैं। इस पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना। अब ध्यान रखिएगा, आईसीसी की जो स्थापना होती है 15 जून 1909 को ही होती है। मुख्यालय इसका दुबई है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं मनु साहनी। कौन है दोस्तों, मनु साहनी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस संस्था द्वारा मनाया गया। इसका राइट आंसर है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। वर्तमान में इसके महासचिव हैं आपका एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस आपका वर्तमान में इसके महासचिव हैं। साथ में ही दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो आपका यूएनओ है, इसकी स्थापना 1945 में विश्व में शांति स्थापना के लिए हुई थी। इसमें टोटल 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से दोस्तों एक है महासभा। कौन है दोस्तों, महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। एक है सिक्योरिटी काउंसिल यानी आपका सुरक्षा परिषद, उसको दोस्तों दुनिया का पुलिसमैन आपका कहा जाता है। और साथ में इसकी संख्या है टोटल आपका सदस्यों की, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों की 15, जिसमें दोस्तों 5 आपका स्थायी सदस्य हैं और आपका 10 नॉन परमानेंट यानी अस्थाई सदस्य हैं, जो आपका दोस्तों 2 वर्ष के लिए क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। अगर बात करें 5 स्थायी यानी परमानेंट सदस्य की, उसमें है आपका यूएसए, दूसरा है आपका रशिया, तीसरा है दोस्तों आपका चाइना, चौथा है आपका ब्रिटेन, जबकि अंतिम और लास्ट है आपका फ्रांस। तो इन सारे पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और अभी हाल ही में भारत जो 10 अस्थाई मेंबर हैं उसमें से आपका नियुक्त हुआ है एक सदस्य, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी दोस्तों बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। बट अब दोस्तों ये जो यानी 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसका थीम था 2020 का, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कॉलेज, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा और ये आपका ये जानकारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये था दोस्तों आज की सभी करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस। आई होप सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई तरी ताज़ा करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।